यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 एंड 2। एंड चैप्टर 1 एंड 2 मिक्स मैंने क्यों बताया, बिकॉज किसी बुक में ये ओनली चैप्टर 1 होगा या एज पर टीआर जैन, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो टीआर जैन बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये चैप्टर 1 एंड 2 के इकट्ठे नोट्स हैं। तो चैप्टर इसको एक मत समझिए, आप इसको चैप्टर 2 समझिए। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे, मैं जस्ट 10 मिनट्स पहले रिवीजन कराऊंगा, देन आफ्टर दैट नए टॉपिक पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। क्लियर। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले आपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स रीड आउट की थी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने बताई 3। इकोनॉमी की, नॉट द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर। जिसके कॉजेज आप लोगों ने क्या पढ़े, नंबर 1 इज द रिसोर्सेज आर स्कार्स। Number 2 is human wants are unlimited. Resources can be put to alternative uses and wants differ in क्या करती हैं, intensity, या wants differ in urgency। कभी भी जितनी भी ऑप्शंस आप लोग ले रहे हैं, कभी भी सारी wants इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती। आप आउट ऑफ दैट इजीली सिलेक्शन कर लेते हैं कि विच वांट टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। क्लियर। देन आफ्टर दैट आपने टॉपिक को डिवाइड करा कि सर इकोनॉमी लेवल पे थोड़ा सा बताइए कि इकोनॉमी लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या है। इकोनॉमी लेवल पे प्रॉब्लम आपने क्या बताई, नंबर 1 इज व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर 2 इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नंबर 3 इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। आई थिंक सो एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर अगर आप बिलोंग करते हैं तो प्रोड्यूसर सेक्टर को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड अल्टीमेट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस। मेरे पास रॉ मटेरियल है, मेरे पास मनी है, रिसोर्सेज है, मैन मशीन मटेरियल सब कुछ है, बट बनाएं क्या। यही चीज तो आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। अब दुनिया में एक ही तरह की चीज थोड़ी बन रही है, कितनी काइंड ऑफ क्या बन रही है, गुड्स बन रही है। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस। चॉइस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। और अगर बाय चांस तुझे ये समझ में आ जाए कि सर मैं बनाऊंगा जी कंज्यूमर गुड्स, मतलब मैंने सिलेक्शन कर ली कि मुझे, वही बात है ना, प्रोड्यूसर के पॉइंट से आप किस चीज को फर्स्टली एक्सेप्ट करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या लेकर आएगी, प्रॉफिट। प्रोड्यूसर वर्ड, प्रोड्यूसर के लिए वर्ड प्रॉफिट। कंज्यूमर होता, कंज्यूमर के लिए वर्ड सेटिस्फेक्शन। गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट के लिए वर्ड सोशल वेलफेयर। क्लियर। सो अल्टीमेटली एज अ प्रोड्यूसर आप तो वही चीज बनाएंगे सर जिसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और आई थिंक सो एक रैशनल माइंड कहता भी यही, चीज वो करो जिसमें से 2 पैसे बने भी तो सही। अगर अल्टीमेटली उसमें से कोई पैसा ही नहीं बना, कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ऐसे आप प्रोड्यूसर है। समझे पॉइंट। सेकंड इज, अगर सेकंड प्रॉब्लम देखी जाए तो सेकंड प्रॉब्लम आपने क्या पढ़ी, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या आया कि सर लेबर से काम करवाएं या कैपिटल इंटेंसिव मशीनों से काम करवाएं, ये भी सोचने का पॉइंट है। क्योंकि सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स, एंड अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स में आपने क्या पढ़ा, सर दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस में वन इज द लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज द कैपिटल। अब पॉइंट ये भी अपने आप में सोचने वाला है कि सर किससे प्रोड्यूस करें, लेबर से करवाएं या मशीनों से करवाएं। तो आपने यहाँ पे क्या कहा, सर दोनों बेटर होते हैं। आप देखिए कि आपको कॉस्ट कटिंग किसमें से मिलती है, आप देखिए आपको प्रॉफिट किसमें से अच्छा बनता है, आप वो टेक्निक क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। हमारे अकॉर्डिंग लेबर भी बढ़िया, हमारे अकॉर्डिंग कैपिटल भी, क्योंकि दोनों के मेरिट डीमेरिट अपने अपने। बट यहाँ पे तुमने क्या कहा कि अगर इकोनॉमी चलाने वाली गवर्नमेंट है, अगर इकोनॉमी चलाने वाली गवर्नमेंट है तो आई थिंक सो वो कैपिटल इंटेंसिव की बजाय वो किसको यूज करेगी, लेबर इंटेंसिव। क्योंकि लोगों को उससे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा। और आपने तो एक बेसिक टर्म में पढ़ा होगा, मैन इज रिप्लेस्ड बाय मशीन। आज की डेट में जो हो रहा है, सारा काम डे बाय डे किसके ऊपर जा रहा है, मशीनरी के ऊपर जा रहा है। और जहां जहां मशीनें लग रही हैं वहां पे मैन रिप्लेस। जहां किसी काम को करने के लिए 10 बंदे लगे हुए थे, आज सिर्फ वहां पे 2 चाहिए, क्योंकि बीच का सारा काम किसने उठा लिया, मशीन ने। 1 पर्सन चाहिए इनपुट देने वाला, 1 पर्सन चाहिए आउटपुट निकालने वाला, बाकी सारा काम किसने करके देना है, मशीन ने। तो कम से कम मशीनें नहीं थी तो 10 लोगों को काम तो मिल रहा था। अब 10 लोगों की बजाय सिर्फ काम कितने को मिल रहा है, 2। इकोनॉमी में इसीलिए क्या बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। जो कहते हैं ना बेरोजगारी, अल्टीमेटली कि इतने पढ़े लिखे होकर भी काम नहीं मिल रहा, उसका कारण यही है। और ऊपर से नई नई फैक्ट्रीज लग नहीं रही,
नए नए एंटरप्रेन्योर्स पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि हर पर्सन आज की डेट में क्या बनना चाहता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कोई बनना ही नहीं चाहता। अल्लाह कहता जी पढ़ लिख कर बस मेरी क्या लग जाए, नौकरी लग जाए और मेरे को फिक्स मिलना शुरू हो जाए। तो क्या ये सिर्फ सोच आपकी है? कितने इस इकोनॉमी के अंदर लोग ऐसे हैं जो ये सोच लेकर बैठे होंगे, तभी तो वो बेरोजगार है। अगर उससे बढ़िया अपना कोई कामकाज शुरू करता, छोटा मोटा शुरू करता। देख, अगर तुम कहते हो ना लगा लगाया बिजनेस मिलेगा ऑलरेडी करोड़ों का, वो तो नहीं पॉसिबल। स्टार्टिंग तो आपको कहीं ना कहीं लेवल से करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूं जी डे वन में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ओपन करके बैठ गया, नो। हमें हमारा पास्ट पता है, दैट इज फ्रॉम अ सिंगल रूम। बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में एक सिंगल रूम से हमने क्या करा, स्टार्ट करा, डे बाय ईयर रिस्पॉन्स मिला, बढ़ता गया और दिस लेवल तक आ। एंड आगे ऐसे लगे रहेंगे तो पता नहीं नेक्स्ट ऑन कितनी एक्सपेंशन कर सकेंगे। बट अगर मैं कहता हूँ जी डे वन मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा, तो वो धीरे धीरे चीज बनती। सो नॉर्मली लेबर एंड कैपिटल दोनों अपने आप में सर पॉसिबिलिटीज है, वो आपने चूज आउट करना होगा कि तुम्हारे लिए एफिशिएंट कौन है, तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल कौन है। एंड द लास्ट, फॉर whom टू प्रोड्यूस। whom टू प्रोड्यूस का मतलब क्या आया? आप वो गुड्स किसके लिए बना रहे हो? लेट इट बी कंज्यूमर गुड्स में भी तो कई गुड्स है। लाइक अगर मैं कह दूं कपड़े, जैसे उस दिन भी अपने एग्जांपल ट्रीट करी गाड़ियां। अब अल्टीमेट गाड़ी तो सर मर्सिडीज की भी है, गाड़ी तो बीएमडब्ल्यू की भी है, बट उनका टारगेट कोई और लोग हैं। और गाड़ी मारुति की भी है और टाटा की भी है, इन लोगों का टारगेट कोई और है। बिकॉज इनको पता है हम सारे सेगमेंट्स को खुश नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली हमने इकोनॉमी को दो पॉइंट्स में बांटा, रिच क्लास और द पुअर क्लास। आपको अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, यू आर गिविंग योर सर्विसेज फॉर रिच और द पुअर। अगर तो पुअर के लिए चलोगे, सोशल वेलफेयर तो होगा बट प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी। अगर रिच क्लास के लिए चलोगे, प्रॉफिट मेकिंग तो होगी बट सोशल वेलफेयर नहीं। तो आपको अपना चूज करना पड़ेगा। मैं कहा सर वही तो प्रॉब्लम मेरे में आ गई, वही तो प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि अल्टीमेट मैं कैसे सिलेक्शन करूं। तो मैंने अपनी इकोनॉमी को लास्ट लेक्चर, मैं अपनी इकोनॉमी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा। वन इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्ड इकोनॉमी? जहां पे एक सोलो अथॉरिटी पूरी इकोनॉमी को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। एंड दैट सोलो अथॉरिटी कौन होगी? गवर्नमेंट। और तेरे को एक चीज तो वेरी क्लियर, गवर्नमेंट रिच क्लास के लिए बनी है, पुअर क्लास के लिए? पुअर क्लास के लिए। एंड पुअर क्लास को अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये करवाते हैं, सिर्फ एक चीज होगी, सोशल वेलफेयर तो बहुत होगा, जीडीपी ग्रोथ नहीं। क्योंकि तुम लोगों ने तो लुटाना शुरू कर दिया टू द पुअर क्लास। आप तो यही वर्डिंग यूज करेंगे कि अगर तो गवर्नमेंट प्योरली एक तरफ हो गई, ये तो फिर पुअर क्लास का सोचेगी, रिच क्लास का तो सोचेगी नहीं। एंड पुअर क्लास ऑलवेज पुअर रहेगी। उनको रीजनेबल रेट्स पे चीज देना, तुम रीजनेबल रेट कह रहे हो, मन करे फ्री में देना पड़े, सब्सिडीज देनी पड़े, बट तो अल्टीमेट आपको इंडिया की जीडीपी आपको तो छोड़ो डाउन की ओर ज्यादा जाएगी। हाँ, बट इससे एक मोटिव पूरा हो जाएगा, सोशल वेलफेयर तो हो जाएगा बट जीडीपी ग्रोथ नहीं। और यही चीज अगर आप प्योरली किसके पास छोड़ते हो, अपने मार्केट इकोनॉमी पे, फ्री इकोनॉमी पे, प्राइवेट सेक्टर पे, इसमें पैसा ही पैसा होगा, सोशल वेलफेयर के नाम की चीज ही होगी। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज मेंट ओनली फॉर वन थिंग, दैट इज प्रॉफिट। इनके डिसीजन प्योर कौन लेते हैं? मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई। सर प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली अपना रेट क्या करेगी, तय करेगी। अल्टीमेटली इन दिस केस फिर आपको ये बात का भी खतरा हो गया कि प्राइवेट सेक्टर का ये नहीं पता कि कितनी महंगाई ले आए। कम से कम गवर्नमेंट वाले उस चीज पे नजर तो रखते हैं। अब मैंने पूछा वही चीज, ना तुम प्योर गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हो, ना तुम प्योर प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना चाहते हो, तो ऑप्शन बच ही गया, लास्ट ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में आपने क्या पढ़ा, जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इस इकोनॉमी को क्या करेंगे, रन करेंगे। पब्लिक सेक्टर वाले सोशल वेलफेयर करें, प्राइवेट सेक्टर वाले पैसा कमाएं, और जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, ट्विन ऑब्जेक्टिव। ट्विन ऑब्जेक्टिव दैट मींस कि सर इस केस में आपके डबल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, सोशल वेलफेयर भी होगा और प्लस जीडीपी ग्रोथ भी होगी, दोनों तरफा काम चल जाए। समझे ना? कहीं जैसे आपने कहा था प्योर गवर्नमेंट होना मींस सिर्फ सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं बनेंगे। और सेकंड वाले में क्या पढ़ा, प्रॉफिट बहुत होंगे, सोशल वेलफेयर नहीं होगा। मैं क्या सर कोई ऐसा मिक्सचर नहीं बन सकता जो दोनों को पूरा करे, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी।
एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से इंडिया जिस इकोनॉमी स्ट्रक्चर को ऑप्ट करके बैठा है, दैट इकोनॉमी इज बेसिकली कॉल्ड एज मिक्स्ड। अपने शुरू से, और जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दी थी चाइना, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में एग्जांपल क्या दी थी, चाइना। चाइना वालों ने स्टार्टिंग में जब रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ था, स्टार्टिंग में डे वन से इनकी क्या थी, स्टेटिज्म, दैट इज कंट्रोल्ड इकोनॉमी। हर चीज का डिसीजन, पहली बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन ही पड़ी हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, हर चीज का डिसीजन कौन लेती थी, गवर्नमेंट। फिर उनके हालात भी वैसे हुए, और अपने डे वन सिंस 1947 से जो इकोनॉमी चल रही है, दैट इज पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर इंडिया को रन कर रहे हैं। और आज का सिनारियो बताइए, आज का सिनारियो क्या है, पब्लिक सेक्टर ज्यादा है या प्राइवेट सेक्टर? आज का सिनारियो क्या है कि अगर नॉर्मली बात करें आज की डेट में इंडिया की पोजीशन है तो मिक्स्ड इकोनॉमी, बट विच सेक्टर इज द मेन डोमिनेटिंग सेक्टर, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर अब आज की डेट में इतना रहा नहीं, देखा नहीं, हर चीज तो क्या हो चुकी है, प्राइवेट हो चुकी है। तेरे गवर्नमेंट, तेरे नेक्स्ट आगे हॉस्पिटल्स एंड ऑल, सारे स्कूल्स एंड ऑल, हर चीज को आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बता दे ईमानदारी से कितनी बार गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में बता दो कितनी बार आपका मन करता है कि अल्टीमेट वहां पे पढ़ने का, क्यों? आपको पता कि वहां पे कोई भी सर्विस नहीं मिलने वाली। तभी आप लोग नेक्स्ट आगे ऑप्ट किसको करते हो, टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट इतनी अपने आप में इनफ होती, गवर्नमेंट अपने आप में इतनी एबल होती, क्या तुम्हें नेक्स्ट आगे कभी प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना पड़ता? इतने महंगे महंगे अमाउंट्स आप लोग पे आउट कर रहे हैं, क्या आपको जाना पड़ता अगर गवर्नमेंट इन सारी थिंग्स की टेक केयर कर रही होती? तभी डे बाय डे गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो ये अपना टॉपिक था जो लास्ट लेक्चर में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के रिगार्डिंग पढ़ा, क्लियर। सो ऐसे ही माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस आपने किया, एंड स्पेशली पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन सिंपल वर्ड्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपने क्या पढ़ा, व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? जो चीजें हैं जैसी हैं वैसा ही बताना, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और कॉल्ड एज पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्लियर। जैसे मैं कहूं इंडिया में गरीबी है, ये कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने एक फैक्ट बताया, मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट बताई जिसमें मेरी ओपिनियन नहीं थी, जिसमें मेरी कोई वैल्यू जजमेंट नहीं थी, मैंने एक फैक्ट बताया। एंड अगर आपने फैक्ट बताया फिर तो इसको वेरीफाई किया जा सकता है। यस, आप चेक कर लो इंडिया में पॉवर्टी कितनी है, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रहते हैं, सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। बट मैं कह रहा हूं कि इंडिया में ऐसे पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है, दैट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टैंड्स फॉर जहां पे एक वैल्यू जजमेंट पास की जाए, जहां पे एक ओपिनियन प्रेस्क्राइब की जाए, दैट स्टेटमेंट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मेटिव। कि जिसमें ना तुम सुजेशन दे रहे हो, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्या है, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज, व्हाट वाज अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। व्हाट ऑट टू बी, होना क्या चाहिए इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मेटिव। वन ऑफ द क्वेश्चन कई बार पेपर में ऐसा आ चुका, तुम्हें चार स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई जस्ट वन वर्ड, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, कि ये स्टेटमेंट बताओ जी कौन सी है, पॉजिटिव है नॉर्मेटिव। तो वो जस्ट एंड जस्ट एक ही थिन लेयर ऑफ डिफरेंस है। वन इज, अगर तो चीज को वैसा बताया गया जैसे वो है, जिसमें कोई सुजेशन नहीं, जिसमें कोई ओपिनियन नहीं है, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, फैक्ट बताए गए, वो तो पॉजिटिव है। और जिसमें कोई ओपिनियन प्रेस्क्राइब की जाए, जिसमें कोई सुजेशन दिया जाए, जिसमें कोई वैल्यू जजमेंट पास की जाए, दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्लियर। चलिए मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे आइए सर। हमारे कल के डिस्कशन में नंबर ऑफ टाइम हमने कल टॉपिक डिस्कस किया रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर। सबसे पहले सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। कि अल्टीमेटली जहां पे तुमने रिसोर्सेज नहीं लगाए एंड जहां पे उसको नेक्स्ट बेस्ट में लगा सकते थे, तुमने नहीं लगाए, दैट कॉस्ट, दैट वैल्यू विल बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट। आप एक चीज बताइए, सब सिंपल सा कॉमन पॉइंट, सिंपल सा कॉमन पॉइंट, आप अपनी रिसोर्सेज को कहां लगाना पसंद करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट और सेकंड बेस्ट? बताइए।
बेस्ट टू बेस्ट। मतलब एक बार के लिए बताओ, अगर तुम कहीं अपने आप को लगाओगे, कहीं अपने रिसोर्सेज को लगाओगे, तुम तो अपनी ओर से बढ़िया जगह लगाओगे। बट जहां पे वो नेक्स्ट लग सकते थे, तुमने आउट ऑफ द टोटल किसी एक में लगाया, बट कहीं और भी तो ये लग सकते थे, अपॉर्चुनिटी और भी थी। तो दैट कॉस्ट जहां वो लग सकते थे, दैट कॉस्ट विल बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट। जैसे कल अपनी वो कैपिटल वाली एग्जांपल, बैंक एफडी वाली एग्जांपल, क्लियर कि नॉर्मली 10 लाख रुपए लगाकर आपने बिजनेस क्या करा, सेटअप करा, बट अगर वो बिजनेस सेटअप ना करते, वही बैंक में एफडी करवा लेते, बैठे बिठाए तुम्हें क्या मिलता, 7% का इंटरेस्ट मिलता। समझे ना पॉइंट? तो वो सारे सिनेरियोज आपके रेपिटेड। बट मेरे मेन टॉपिक पे आइए, यहाँ पे जो आज का हमारा स्टार्टिंग था कि सर एमओसी स्टैंड्स फॉर, पहली बात एमओसी मींस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल स्टैंड्स फॉर एडिशनल, मार्जिनल स्टैंड्स फॉर एडिशनल, यस प्लीज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हम पढ़ ही चुके। इन सिंपल वर्ड्स हमने एक चीज पढ़ी, या जिसको तुमने इवन बॉक्स के थ्रू ये क्लियर भी करा, कैलकुलेट भी करा। इन सिंपल वर्ड्स, किसी एक गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए द अदर गुड की प्रोडक्शन कितनी आपको डिक्रीज करनी पड़ी, और वर्ड चलता है क्या, सेक्रीफाइस करनी पड़ी। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बताइए, जब आप 1 से 2 पे गए, 1 से 2 पे गए, एडिशन कितनी हुई, 1, मतलब गेन क्या हुआ, 1, और सेक्रीफाइस कितना हुआ, 90 से 70, मतलब 20। सर एक चीज का ख्याल रखना, जब इधर से एक बढ़ा रहे हो तो उसके 20 छोड़ने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स द डिसीजन मस्ट भी क्या होना चाहिए, वर्थफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर से भी कुछ ना बने और उधर से भी हाथ से निकल जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, बिकॉज कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स में जो वर्ड आपने पढ़ा कि रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना, दैट इज द प्राइम थिंग, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आप ये कहते हैं कि रिसोर्सेज की सर वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और वेस्टेज करते टाइम मैं सोचूंगा कि इसका एक बढ़ाने के लिए उसके 20 छोड़ने पड़ रहे हैं। कहीं तुम कहो जी इसकी कौन सा कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बढ़ाते जाओ, कहता है कॉमन सेंस लगा, सबकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। अगर किसी एक को बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। और वही आपने डायग्राम के थ्रू लास्ट लेक्चर में क्या करा, यहां तक कवर अप करा। यहां तक किसी का कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट्स? करें स्टार्ट आगे, चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं जी। वर्ड पढ़िए सर, पहले तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंड ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका, जस्ट एक नाम के अकॉर्डिंग टू अलग से आ। वर्ड पढ़िए, प्रोडक्शन। पहली बात, प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोड्यूसर। मतलब दिस टॉपिक इज प्योरली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर। अब तेरे माइंड में कुछ नहीं, बाकी सारे इकोनॉमिक एजेंट छोड़ दे। मैं कोई कस्टमर की बात नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टर की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा हूं, कौन, प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन की क्या निकालना, पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। अब जैसे कल अपनी वो एग्जांपल थी व्हीट एंड राइस, या ऊपर तेरे एग्जांपल पर ये गुड एक्स एंड गुड वाई, मतलब पॉसिबल तो दोनों है। तूने निकाला नहीं, ये चेक करियो, ए बी सी डी ई, ये क्या है, ए बी सी डी ई अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशंस, पॉसिबिलिटीज। कि सर आप इनमें से कोई भी ऑप्ट कर लो, आप देखो आपको कौन सा सूट करेगा, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी डी, वो आप अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करिए, ऑप्ट करिए। हमारे अकॉर्डिंग सारे पॉसिबल, हमारे अकॉर्डिंग सारे पॉसिबल है, तुम्हारी इच्छा। अब लेटेड भी मैं कह दूं कि मुझे सी कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना है, हाँ सर ये भी बढ़िया, इसमें गुड एक्स के 2 आएंगे और गुड वाई के कितने आएंगे, 70। कहता बट जब बी कॉम्बिनेशन था तो गुड वाई के 90 थे। मैं कहा फिर सर गुड एक्स का भी तो एक था, अगर एक का 2 करा, एडिशन करा, फिर उधर से कुछ छोड़ना भी तो पड़ेगा। दोनों चीजें इंक्रीज थोड़ी होंगी, एक तरफ क्या होगा, सेक्रीफाइस, एक तरफ क्या होगा, आपको ये तो समझनी चाहिए चीज। पढ़िए, सो पीपीसी और फ्रंटियर ऑल्सो, इसका दूसरा नाम पीपीसी पीपीएफ दोनों चलते हैं। एक्चुअली कर्व को दूसरा नाम वर्ड क्या बोलते हैं, फ्रंटियर। चलिए पढ़िए, हाँ जी योजित पढ़ना। द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी, थोड़ा लाउडली प्लीज, एज अ होल आर अपने आप में क्या है, लिमिटेड, इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू डिमांड फॉर देम। कॉमन सेंस है।
सर इतने रिसोर्सेज की सप्लाई नहीं है जितने रिसोर्सेज की क्या है डिमांड, मतलब डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। एंड फिर वही बात, हियर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अल्टीमेट जितने तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा तो मार्केट में क्या है डिमांड। फिर सर आपको देखो सिंपल सी बात, सारी प्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगी, आपको क्या निकालनी पड़ेंगी, पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज, कौन कौन सी बना सकते हैं, फिर आपको चूज करना पड़ेगा। वही तो कह रहा हूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो एक ही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पढ़िए, देयरफॉर एवरी सोसाइटी हैज टू डिटरमिन, क्या लिखा हुआ है, हाउ टू एलोकेट इट्स स्कार्स मींस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे यूज किया जाए, यही तो मेन सवाल है, यही तो मेन पॉइंट है। तभी तो कह रहा हूं यहां भी आपके पास क्या है, जब आपने कह दिया ना एवरी सोसाइटी हैज टू डिटरमिन, मतलब द सोसाइटी हैज टू मेक अ सिलेक्शन, एंड सिलेक्शन करना ही तो अपने आप में क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आगे बढ़िए, इन गिवन रिसोर्सेस, हाँ जी, is possible to allocate the resources in many different ways. बिल्कुल अलग अलग तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बट एक चीज समझ लो, जिस भी वे से यूज करो, जहां भी यूज करो, अगर एक तरफ बढ़ाओगे तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने वर्ड क्या बोला है, इन अ गिवन रिसोर्सेज, गिवन मींस लिमिटेड, रिसोर्सेज तो सर इतने ही हैं। अब तुम देखो तुम्हें पॉसिबिलिटी क्या लगती, कॉम्बिनेशन ए अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी, ई, द वेरियस पॉसिबिलिटीज आर देयर, चूज आपको करना होगा। और ये हर कॉम्बिनेशन एक चीज दिखा रहा होगा, जहां किसी को बढ़ाया जाएगा तो दूसरे क्या हो रहे होंगे, कम। पढ़िए, यस, एंड देयर बाय अचीविंग, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, द कलेक्शन ऑफ ऑल सच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्या लिखा हुआ है, अगर तुम समझो ये ऊपर तुमने जो पढ़ा ना ABCDE, ये सब क्या है, पॉसिबिलिटी सेट है, पॉसिबिलिटीज है, 5 के 5 कॉम्बिनेशन तेरे सामने पड़े, यू हैव टू ऑप्ट इट, आप बताओ जी इसमें से कौन सा आपको सूट करेगा। क्या सर ये पांचों के पांचों पॉसिबल है, यस, मैंने तो पहले कहा था इन द गिवन रिसोर्सेज, इन द गिवन रिसोर्सेज ये पॉसिबल। अब आप बताओ क्या ऑप्शन ऑप्ट करनी है, कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो जिधर भी जा एक चीज वेरी क्लियर मिली, किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होएगा, कम। अब तुम्हें इनमें से सेटिस्फेक्शन किसमें मिलेगी, ए अच्छा लगा ए ले ले, डी अच्छा लगा डी ले ले, ई अच्छा लगा ई ले ले। मैंने तो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके दी, मैंने तो अलग अलग सेट बना के दे दिए, तुमने इसमें से चूज करना है कि तुम्हें बेटर कौन लगे। पढ़िए, सो ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। अब चलिए जैसे आगे पढ़िए, सो पीपीसी को ज्यादा नहीं सर, पीपीसी आपके इन्हीं पॉसिबिलिटीज को एक ग्राफ पे ड्रॉ करना, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना, यही तो अपने आप में क्या बनती है, जस्ट एक पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ले तुझे अगर एक चीज बताऊं, ये जो तूने पीछे सेट पढ़े ABCDE, क्या तुमने वो कर्व नहीं ड्रॉ करी, वो क्या ड्रॉ करी है, पीपीसी तो ड्रॉ करी है। सर आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर लो, सारे के सारे पॉसिबल है। तुम देखो ABCDE, बट हमारे लिए सारे के सारे पॉसिबल है, और उसको एक कर्व पे ड्रॉ करना, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट। पढ़िए, पीपीसी शोज, हाँ जी, graphical representation of various combinations of two goods that अच्छा, can be ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी, पहला वर्ड अंडरलाइन, कैन बी, क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ऊपर तुमने कॉम्बिनेशन अलग अलग रीड आउट किए, क्या जो भी कॉम्बिनेशन आपने रीड आउट किए उन सब में एक्स एंड वाई पॉसिबल थे, गुड एक्स एंड गुड वाई क्या पॉसिबल थे बनाने, यस, बस क्वांटिटीज का फर्क था। अब मान लो ए कॉम्बिनेशन था, वो कहता सारे के सारे गुड वाई बनाओ, गुड एक्स बनाओ ही मत। कॉम्बिनेशन ई था, वो क्या बताता, कहता सारे के सारे वाई बनाओ, तो सॉरी एक्स बनाओ, वाई बनाने की जरूरत नहीं। और BCD जो कॉम्बिनेशन थे, वो क्या कहते, कुछ ये बना लो कुछ वो बना लो, पर सब में एक चीज पॉसिबल थी, दैट बोथ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन तेरी
कि कौन सा कॉम्बिनेशन पर हमारे अकॉर्डिंग पॉसिबल है सर। आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, आप इनको बना सकते हो, इच्छा तुम्हारी कौन सा कॉम्बिनेशन पर हमारे अकॉर्डिंग टू पॉसिबल है, दैट कैन बी क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड। अब एक चीज बता, मैं कहूं जी कॉम्बिनेशन डी क्या पॉसिबल है? यस। हाँ वो बात अलग है, कॉम्बिनेशन डी अगर जाओगे तो आपको 3 यूनिट्स किसके मिलेंगे, एक्स के मिलेंगे, और कुछ कितने थे उसके दूसरे वाले के सर, 40 यूनिट आपको किसके मिलेंगे, वाई के। मैं कह दूं जी अगर फिर बी नहीं बढ़िया, मैं कह सर वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना कि आपको कौन से गुड्स ज्यादा चाहिए, एक्स चाहिए कि वाई चाहिए। अब दोनों की प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी क्या है, फिक्स्ड। दोनों की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती, किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या तो उल्टा लगा ले। जैसे मान लो मैंने कहा जी मुझे तो वाई के ज्यादा चाहिए, तो फिर वही एक्स के कम हो जाएंगे, एक्स के ज्यादा चाहिए तो वाई के कम हो जाएंगे। बिकॉज वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, विद विद दी क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड गिवन रिसोर्सेज। कि सर गिवन रिसोर्सेज में, गिवन टेक्नोलॉजी में जब आप वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स, वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज निकालना, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज निकालना, जो गिवन रिसोर्सेज में, गिवन टेक्नोलॉजी में एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। वो कौन सा कॉम्बिनेशन लेगा वो उसकी इच्छा। एक कहते नहीं अपनी ओर से कि सर हमने अपनी ओर से क्या निकाल के दे दी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करके दे दी, कॉम्बिनेशन अलग अलग बना के दे दिए, अब आपकी इच्छा। अब जैसे आप लोग कई बार क्या होता है, कोई डोमिनोज जाते हो, मैकडी जाते हो, उन्होंने वेरियस मील बनाई होती है, एंड मान लीजिए सब मील सारी का मान लो सबका रेट कितना है सर, 139। अब उसमें क्या होगा, 139 में उन्होंने कई ऑप्शंस ड्रॉ करी हुई हैं, क्या 5 की 5 ऑप्शन इक्वल होंगी, क्या 5 की 5 ऑप्शन इक्वल होंगी, नहीं सर, सारी अलग अलग होंगी। हाँ किसी में कोई चीज ज्यादा होगी, किसी में कम, एक तरफ बढ़ोगे तो दूसरी तरफ छोड़ना पड़ेगा, वो तो कॉमन सेंस है। क्लियर? ये नहीं है कि सारी चीजें प्लस मिल जाए, सब कुछ बढ़िया मिल जाए, नो नो, रिसोर्सेज आर क्या है, फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी क्या है, फिक्स्ड। इन द और ये बता, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ABCD किस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये टेक्नोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग ये बन सकती है। अब आप ये बताओ इनमें से कौन सी ऑप्ट करनी है, वो तुम देखो। हमने आपको गिवन रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल के दे दिया कि सर 5 पॉसिबिलिटी है। फिर वही बात तेरी बात, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्या सारे के सारे पॉसिबल हो पाएंगे, सारे नहीं पॉसिबल पाएंगे, आपको किसी एक तरफ होना। हाँ वो बात अलग है, पांचों पॉसिबल है, तुम देखो ABCDE कौन सा ऑप्ट करोगे, ऑप्ट ए करना पड़ेगा, मतलब हेयर ऑल्सो द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पढ़िए, यस प्लीज, अज्यूमिंग दैट, हाँ जी, assuming that the resources are, वर्ड क्या लिखा हुआ है, fully and efficiently, हाँ साइड में ये भी देखना कि रिसोर्सेज आपके पूरे बेटर, जिसको कहते नहीं 100% यूटिलाइज, एक साइड पे वर्ड लिख 100% यूटिलाइज, कि सर कीपिंग इन माइंड पॉसिबिलिटियां ऐसी ड्रॉ करना कि जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम खपा लो, मैक्सिमम यूज कर लो, कि सर अब उसके अंदर और कैपेसिटी नहीं बची। आप कहते नहीं सर जोर मार के मैक्स टू मैक्स, जिसको तुम ना एक लास्ट वर्ड कहते हो, अगर खींच के भी वर्ड कहूं, अगर रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाई जाए, ये 5 कॉम्बिनेशन, पर 5 के 5 पॉसिबल नहीं होंगे। आपको इनमें से क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, बट मैं एक श्योरिटी दे सकता हूं, एक गारंटी दे सकता हूं, तुम इन 5 में से किसी को हाथ लगा, किसी को भी, तेरे रिसोर्सेज 100% क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे, मतलब किसी पे भी रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटी बनाई ही ऐसी, मैंने पॉसिबिलिटीज बनाई ही ऐसी हैं कि जहां पे रिसोर्सेज की कोई वेस्टेज ना, कीपिंग इन दैट, इन द गिवन रिसोर्सेज, इन द गिवन टेक्नोलॉजी, और ऊपर से रिसोर्सेज फुली यूज हो, एफिशिएंटली यूज हो, सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए फिर मैंने 5 पॉसिबिलिटीज बना के दी हैं
कि सर आउट ऑफ दैट आप किसी को भी चूज करो, किसी को भी ऑप्ट कर लो, आपको रिसोर्सेज क्या मिलेंगे, फुल्ली यूटिलाइज मिलेंगे, वेस्टेज नहीं मिलेंगे। इसको वर्ड बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करना, जिसको कहते हैं कि सर ये अपने आप में हद है, इससे ऊपर नहीं हो पाएगा, कि जितने रिसोर्सेज थे, जितनी जैसी टेक्नोलॉजी थी, दिस इज द मैक्सिमम लेवल। अब एक चीज बता, तेरा लास्ट टॉपिक अभी अभी डिस्कस कर रहा हूं, सबसे लास्ट पेज ओपन करना, सबसे लास्ट पेज ओपन करना इस नोट्स का, वहां पे चेक करो वर्ड आपके पास क्या पड़ा होगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, नॉन अटेनेबल। सबसे पहले इसी लाइन को रिपीट करना, मैंने अभी तक क्या बताया था कि पीपीसी क्या शो करती है, पीपीसी वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को शो करती है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड गिवन रिसोर्सेज, कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज की कोई वेस्टेज नहीं। क्लियर? अब एक चीज बता, जैसे तेरे कॉम्बिनेशन यही बन रहे थे ना, ए बी सी और डी, और लास्ट कौन था, ई। इवन कल वाली डायग्राम में मार्क कर लेना, अपने बीच के पॉइंट नहीं लिखे थे, सिर्फ ए एंड ई लिखा था, तो बी सी डी अलग अलग पॉइंट पे इसको मार्क कर लो। अच्छा, तुम्हारी कर्व ये अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहले बताइए, कर्व आपकी कौन सी है, अपवर्ड स्लोपिंग है डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे को आ रही है ना, वो बात अलग है, कौन सी शेप में आ रही है, कॉनकेव, कौन सी शेप में आ रही है, शेप तीन होती है, शेप तीन होती है, वन इज कॉनकेव, कन्वेक्स, स्ट्रेट, तीन, दोबारा कौन कौन सी, कॉनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट। और स्लोपिंग दो होंगी, स्लोपिंग ऑलवेज दो होंगी, क्या, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और पूरी इकोनॉमिक्स में आज ही क्रक्स नोट कर लेना, जहां भी तुम्हें पूरी इकोनॉमिक्स में डायग्राम नीचे को आती दिख रही है, डाउनवर्ड नीचे को दिख रही है आते हुए, दैट मीन्स उन दो वेरिएबल्स के बीच में, उन दो आइटम्स के बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम, एक तरफ गेन हो रहा है तो दूसरी तरफ सेक्रीफाइस। सर डाउनवर्ड स्लॉपिंग का ये रीजन, और अपवर्ड स्लॉपिंग वो कब जाएगी, जब दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, पॉजिटिव, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। सो बेसिक पॉइंट्स है, बड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, जिसके लेवल पे ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट पहचाना जाता है कि हाँ तुझे पता कि डायग्राम में भी कुछ बोलती है भाई, इनका अकेला जस्ट ये नहीं कि पेपर पेन लेकर आपने ड्रॉ कर लिया, ये भी अपने आप में एक लैंग्वेज है, ये भी अपने आप में एक बोल रही है, कुछ अपने आप को शो कर रही है। अब ये डायग्राम आपको दो पॉइंट्स बता रही है, वन इज एक तो कॉनकेव है और दूसरा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का कारण क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मीन्स, इन दोनों के मीन्स गुड एक्स एंड गुड, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा, तब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये थी तेरी पहली प्रॉपर्टी जो आज आप डिस्कस करोगे, सर पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बोथ। अगर किसी एक की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे की क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, अच्छा मेरा पॉइंट था, लास्ट वाला टॉपिक जो चल रहा था, मैंने वर्ड आपको क्या कहा, वन इज अटेनेबल, सेकंड इज कॉल्ड एज, एक बात बता, एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, इसके बाहर ये एफ पॉइंट है, इसके बाहर ये जी पॉइंट है, क्या ये अचीवेबल, क्या ये अटेनेबल, क्या ये प्रोडक्शन में कर सकता हूं, ये बताओ जी। क्या एफ पॉइंट जी पॉइंट में अचीव कर सकता हूं, यस और नो, बताइए। लॉजिकली, कीपिंग इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, क्या मैं एफ एंड जी पॉइंट अचीव कर सकता हूं, क्यों, कैसे गेन करेगा, पहली बात पीपीसी तुम्हें कौन सी पॉसिबिलिटीज बताती है, पीपीसी तुम्हें कौन सी पॉसिबिलिटीज बताती है, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज एंड कीपिंग इन माइंड द गिवन रिसोर्सेस। एक बात बता, इस पॉइंट को अचीव करने के लिए क्या तेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज, कीपिंग इन माइंड द टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, ए बी सी डी ई, मतलब एक लिमिट बन गई, इससे बाहर तो आप जा ही नहीं पाओगे, क्यों,
आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर तुम्हें अपनी एक मैक्सिमम हद देखनी है, दिख तो रही है ABCD E, सर जी इनमें से कोई ले लो, इनसे बाहर जाने की बात मत करना। ये लिमिट, ये कर्व ने अपनी क्या हद, क्या डिसाइड कर दी, हद, इससे बाहर नहीं जा सकते। अच्छा मैं क्या इसके अंदर रह सकता हूं? अगर मैं नॉर्मली कहूं क्या ये वाला पॉइंट मान लो M और N, क्या ये अचीवेबल है? क्या ये अचीवेबल होंगे? यस, कम से कम पॉइंट अंदर तो है। बट द थिंग इज, इसमें एक ड्रॉबैक है। किस चीज का ड्रॉबैक? किस चीज का ड्रॉबैक? जो पॉइंट आपके पीपीसी पे थे, जो भी पॉइंट आपके पीपीसी पे थे, वहां पे रिसोर्सेज आपके क्या यूज हो रहे होंगे, 100%। यहां पे अचीवेबल तो होंगे क्योंकि ये पॉइंट इनसाइड द पीपीसी है, आउटसाइड थोड़ी है। तुझे वही बात अभी तक समझ नहीं आ रही पर्टिकुलरली कि सर ये लाइन, ये कर्व बनकर एक तेरी हद डिसाइड होगी, इसके बाहर नहीं जाना। और मैं क्या अंदर तो रह सकता हूं? अंदर तो रह सकते हैं। और अंदर रहने का मतलब दैट एवरी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी इज पॉसिबल। हाँ बट उस केस में क्या होगा सर, माइट भी वेस्टेज हो, क्योंकि आपने क्या कहा था, पीपीसी पे पे पीपीसी पे हर पॉइंट गिवन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होगा, गिवन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा, और प्लस रिसोर्सेज की भी क्या होगी, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगी, 100% यूटिलाइजेशन होगी। अब ये बता, क्या सी पॉइंट अचीवेबल है? सी पॉइंट अचीवेबल है, यस, द पॉइंट ऑन पीपीसी, द पॉइंट ऑन पीपीसी। और उल्टा मैं कहूं, अंदर वालों से बेटर कौन होगा, सी। क्यों? इस वाले पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एटलीस्ट आपकी क्या नहीं हो रही होगी, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एम एंड एन पॉइंट आपके अचीवेबल नहीं है, अचीवेबल है सर। वो बात अलग है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की क्या होएगी, वेस्टेज होएगी। अब क्या एज अ रैशनल मैन, क्या आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना चाहोगे? आप ऑलवेज किसको ऑप्ट करोगे? आप कौन सी पॉसिबिलिटी ऑप्ट करोगे? नेचुरली सर, पॉइंट ऑन द पीपीसी। अच्छा इसकी बात क्या करें, एफ एंड जी की, ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं। मैंने पहले वर्ड क्या कहा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या निकाल कर देती है, मैक्सिमम, जहां तक मैं जा सकता हूं। बट उसके बियॉन्ड जाना मेरे लिए पॉसिबल। सो मेरे लास्ट पॉइंट पे आइए, वहां पे ऐसी ही डायग्राम हमने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है एक बार। तो पहले मैं छोटा सा टॉपिक वो कवर कर दूं। लास्ट वाला पेज कहां पे जी, ओपन करना। लास्ट वाले पेज पे जो आपने टॉपिक अभी समझा, वन इज कॉल्ड एज अटेनेबल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज नॉन अटेनेबल। चलिए पढ़िए जी। सर अटेनेबल, हाँ जी, इट रेफर्स टू, refers to those combinations which can be produced with the help of given विच resources. कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा हुआ है, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, एंड दीज कैन बी, ये कौन से पॉइंट्स होंगे सर, या तो ये पॉइंट किस पे होगा, पीपीसी पे होगा, या मे बी ये इनसाइड द पीपीसी होगा। बट इतना पता है अचीवेबल दोनों है, अटेनेबल दोनों है, पॉसिबल दोनों है। वो बात अलग है, ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन होगा, ऑन पीपीसी, और नुकसानदायक हार्मफुल कौन सा होगा, इनसाइड द पीपीसी। क्यों? इनसाइड द पीपीसी वाले पे क्या हो रही होगी, वेस्टेज। बस इतना सा पॉइंट है, बट पॉसिबल दोनों से, क्योंकि पीपीसी अपने आप में क्या निकाल के देती है, मैक्सिमम लेवल। जहां तक तुम जा सकते हो वहां तक चले जाओ तो बहुत बेटर। नहीं तो अल्टीमेटली अगर नीचे नीचे रहोगे, पॉसिबल सारे हैं, पॉसिबल सारे हैं, बट उसमें रिसोर्सेज की क्या होएगी, वेस्टेज होगी। इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। पढ़िए सर, जितने तो पॉइंट आपके ऑन द पीपीसी हैं, नीचे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, क्लियर, ABCDE जैसे आपने पीछे बनाया, इंप्लाइंग, ये तो क्या इंप्लाई करेंगे, ये तो क्या इंप्लाई करेंगे, फुल यूटिलाइजेशन। एंड जितने भी पॉइंट इनसाइड पीपीसी हैं, जैसे पॉइंट G और H, ये क्या इंप्लाई करेंगे, इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, दैट इज वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कि अल्टीमेट रिसोर्सेज की इस केस में क्या होगी सर, वेस्टेज होगी, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। बट पॉसिबल आ रही। अब बीइंग अ रैशनल मैन, अब तुम्हारा माइंड क्या कहेगा कि जब अपने रिसोर्सेज यूज करने ही हैं, जैसे तो नहीं कि जब कहीं जाना ही है, फिर क्यों ना बेटरली पैसा यूज करो। पैसा वेस्ट करना थोड़ी है, बिकॉज रिसोर्स, मनी इज अ बेसिकली अ रिसोर्स।
जब अपन ने सोच ही लिया कि कहीं जाएंगे तो फिर बढ़िया तरीके से जाएंगे। आपने अपनी एक मैक्सिमम बजट क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो ठीक है सर, आपको एक लिमिट पता लग गई, तो बेटर है कि वो लिमिट क्या करिए, अचीव करिए। अगर उसके नीचे नीचे रहेंगे ना तो रिसोर्सेज आपके क्या होंगे, वेस्ट होंगे। बट वही नॉन अटेनेबल, पहली बात तो नॉन अटेनेबल मतलब, नॉन अटेनेबल का मतलब क्या हुआ, नॉन अचीवेबल, जो अपने आप में पॉसिबल नहीं है जी। आप जितनी भी कोशिश कर लो पॉसिबल नहीं। क्यों, पीपीसी ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या कर चुकी, रिपोर्ट कर चुकी। उस लाइन से अगर बाहर जाओगे ना, वो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, रिसोर्सेज ही नहीं है, गिवन टेक्नोलॉजी ही नहीं है। पढ़िए, इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन नॉट बी, क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा हुआ है, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। दीज कैन बी पॉइंट एम एन ओ पी, दुनिया भर के पॉइंट ले ले, जब लिमिट से बाहर ही चले गए, उनमें से कोई भी अपने आप में अचीवेबल नहीं। हाउ एवर, बट हाँ, इनको अचीव कर सकते हैं अगर क्या बढ़ जाए, रिसोर्सेज बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, तो जहां मर्जी चेंज करवा लो। यही तो मेरा आज का टॉपिक है, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। क्या कहते हैं, जो तुम्हारी पीपीसी है, क्या वो कभी शिफ्ट कर सकती है? हाँ सर, अपवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड, क्योंकि ये पीपीसी, ये लिमिट किस पे डिपेंड करती है, रिसोर्सेज पे, टेक्नोलॉजी पे। तुम चेंज करो, ये जगह चेंज करेगी। सो पढ़िए, हाउ एवर, इफ द रिसोर्सेज ग्रो और टेक्नोलॉजी बिकम्स बेटर, द इकोनॉमी मे ऑपरेट, मे कर सकती है, मे ऑपरेट टू द राइट, बट विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स, दीज पॉइंट्स आर, क्या लिखा हुआ है, अनअटेनेबल। बट गिवन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं। नीचे डायग्राम ड्रॉ करिए। वाई ओ एक्स, नीचे आपका गुड एक्स, एंड साइड पे गुड वाई। थोड़ी स्पेशियस बनाना, खुली खुली। इसको ना स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, कनकेविटी होनी चाहिए थोड़ी सी, गोल सी ना। पहले तो इस पे पॉइंट्स लगाओ, ए पॉइंट, ये तेरा कौन सा था, ई पॉइंट कॉर्नर वाला, और बीच के पॉइंट बी सी डी। ये कौन से पॉइंट हुए, चेक कर ऊपर से, ये कौन से पॉइंट हुए, पॉइंट ऑन पीपीसी, ये तो है ही अचीवेबल। और बीच वाले पॉइंट कौन कौन से थे, देखना, इनसाइड द पीपीसी, जी और एच, जी और कहीं भी ले ले, जी और एच। और आउटसाइड कौन है, एम एन ओ पी, कहीं भी ले ले, एम एन ओ पी। अब इन पे एरो लगा के लिख दे, नॉन अटेनेबल, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और ऐसे अटेनेबल, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। मतलब अटेनेबल में दो पॉइंट आएंगे, वन इज, अटेनेबल में दो पॉइंट्स आएंगे, वन इज ऑन द पीपीसी एंड सेकंड इज इनसाइड द पीपीसी। वो तुमने ध्यान देना है, इनसाइड या ऑन, आई थिंक सो ऑन पीपीसी, क्योंकि वो कम से कम क्या इंप्लाई करेगा, कि बेटर यूटिलाइजेशन होगी सर, रिसोर्सेज आपके पूरे यूज होंगे, 100% यूज होंगे, और कोई वेस्टेज नहीं। पॉसिबल अंदर वाले भी हैं, करने को जी कर ले, करने को एच कर ले, पॉसिबल ये भी है। बट इस केस में क्या हो सकता है, रिसोर्सेज की अनयूटिलाइजेशन हो सकती है, वेस्टेज हो सकती है, इनएफिशिएंसी हो सकती है, दैट माइट बी पॉसिबल। चलिए, बैक टू माय कॉन्सेप्ट, यहां तक हुआ, लास्ट वाला पेज क्लियर है, क्योंकि वो उसी से रिलेट करता था, इसलिए मैंने पहले डिस्कस कर लिया। बैक टू माय कॉन्सेप्ट, आइए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहां पे, कहां गया सर, ये राजा, assumptions ऑफ पीपीसी। अच्छा, पहले तो ऊपर पॉइंट रहेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और बाउंड्री। इसका दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, एक्चुअली प्रोड्यूसर के लिए वर्ड एक और चलता है, ट्रांसफॉर्मर। वाई ही इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किसमें कर रहा है, फिनिश में। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। आगे सर, आप ये बताइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी ये पीपीसी कर्व जो आपने ये कनकेविटी बनाई, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी असम्पशन पे डिपेंड करती है, वन इज द रिसोर्सेज अवेलेबल आर, क्या है, द टेक्नोलॉजी रिमेन्स, क्या है,
एंड रिसोर्सेज आर ऑलरेडी क्या होंगे, fully and efficiently utilized. And main thing is the resource are not equally क्या लिखा हुआ है, efficient, not equally efficient in the production of क्या लिखा हुआ है, all. That means resources at first, जैसे मैंने आपसे आज ही पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा माइंड इस चीज को बात सही कहता है कि रिसोर्सेज को यहां लगाओ कोई फर्क ही नहीं? इज इट सो? या रिसोर्सेज में फर्क होता है कि अगर यहां लगाओगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, कहीं और लगाओगे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप को एज अ रिसोर्स मानकर चलूं, यस लेबर इज अ रिसोर्स, अब पढ़ाने को सब्जेक्ट्स दो हैं, इकोनॉमिक्स भी है और अकाउंट्स भी है, बट मैंने अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट किस में पाया, इकोनॉमिक्स। पढ़ाने को मैं अकाउंट्स में पढ़ा लेता हूं, बट मुझे लगता है कि सर अगर मैं अकाउंट्स पढ़ाऊं, क्योंकि सिंस लॉन्ग टाइम मैं इकोनॉमिक्स में डील कर रहा हूं, तो अगर मैं अकाउंट्स पढ़ाऊं एट दैट मच लेवल, आई थिंक सो मैं उतना नहीं मजेदार करवा पाऊंगा। उसका कारण, क्योंकि मैंने लॉन्ग टाइम अपने आप को बेस्ट किस में बनाया, इकोनॉमिक्स में। ज्यादा लंबा सफर मैंने किस में तय करा, इकोनॉमिक्स में। हाँ, साहिल सर इज डूइंग गुड बिकॉज वो लंबे समय से क्या पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स। अब एक चीज कॉमन रिवर्स करके देख, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाए, मैं अकाउंट्स पढ़ाऊं, आपको फर्क फील होगा? वाई? क्यों फर्क फील होगा? बिकॉज द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। हर रिसोर्स कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। अगर उसको फर्स्ट बेस्ट से उठाकर सेकंड बेस्ट पे लगाओगे ना, प्रॉब्लम आएगी। या तो वो वेस्टेज करेगा, टाइम खराब करेगा, कॉस्ट बढ़ाएगा, क्योंकि तुमने उससे उसका इंटरेस्ट छीन लिया। जहां पे वो माहिर था वहां पे ना लगाते हुए कहीं और लगा दिया। अब एक चीज बता, सिंपल सा पॉइंट, इंग्लिश के टीचर को मैथ्स पढ़ाने के लिए लगाओगे, क्या पढ़ा पाएगा? वाई? वाई? कॉमन सेंस बताइए सर, क्यों नहीं पढ़ा पाएगा वो? रिप्लाई करो, क्यों नहीं पढ़ा पाएगा वो? उसका फील्ड ही नहीं। उसका फील्ड क्या है, इंग्लिश। एंड आई थिंक सो जो उसका फर्स्ट बेस्ट है, या बाय चांस कई बार जैसे आपने देखा होगा, मोस्टली टीचर्स अगर साइंस मैथ के कॉमन होते हैं, वो साइंस भी पढ़ा सकते हैं, वो मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, बट फिर भी उनका मेन इंटरेस्ट किसी एक में तो होगा, कि या तो वो ज्यादा साइंस में अच्छे होंगे या मैथ्स में। अब जैसे मेरे केस में, मैं करूँ पढ़ाने को मैं दोनों पढ़ा दूं, बट एट प्रेजेंट मैंने अपने आप फर्स्ट बेस्ट किसमें लगाया हुआ है, इकोनॉमिक्स। मुझे उठाकर यहां से कहीं और लेकर जाओगे सर, या तो मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दूंगा या बहुत ही बुरा। और जर्नली टेंडेंसी क्या कहती है, जर्नली आपका माइंड क्या कहता है, फर्स्ट बेस्ट से निकलकर सेकंड बेस्ट पे अगर लगाओगे, बढ़िया नहीं, उल्टा खराब ही परफॉर्म करोगे। समझे ना पॉइंट? दिस इज द मेन पॉइंट। पढ़िए, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, क्योंकि रिसोर्सेज कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते इन प्रोडक्शन ऑफ क्या लिखा हुआ है, ऑल गुड्स, बिकॉज रिसोर्सेज एट फर्स्ट आर एलोकेटेड एट देयर। क्योंकि सबसे पहले कॉमन चीज, आप जब रिसोर्सेज को लगाते हो कहां लगाते हो, फर्स्ट बेस्ट में या सेकंड बेस्ट में? और जब एक चीज ऑलरेडी फर्स्ट बेस्ट पे लगी पड़ी है, इसको यहां से उठाकर किसी दूसरी जगह लेकर जाएगा, खुद की कॉस्ट बढ़ाएगा, खुद का नुकसान करेगा, क्योंकि जो चीज जहां बेटरली लगी हुई है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वहां से उठा के कहीं और लगा रहा है। एंड सर रिसोर्सेज कभी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, इनएफिशिएंट। कि अल्टीमेटली सर कहने का मतलब, अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाओगे तो वो बुरा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब पहली बार लगाया गया होगा वो बेस्ट टू बेस्ट में लगाया होगा, बेस्ट टू बेस्ट से निकालकर सेकंड बेस्ट में लगाओगे, परफॉर्मेंस अप नहीं जाएगी, परफॉर्मेंस क्या जाएगी, डाउन जाएगी। कॉमन सेंस। एंड आफ्टर दे आर पुट टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट बेस्ट यूज, एंड वहां पे वो क्या प्रूव होंगे, लेस। और लेस एफिशिएंट मत होना मतलब रिसोर्सेज की वेस्टेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज होना मतलब कॉस्ट का बढ़ना। कॉमन सेंस, आपके पॉइंट आपके सामने पड़े। पढ़िए, द लास्ट एजम्पशन, कहते सर इस केस पे मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया, why the resources are not equally efficient for the production of all goods। कहते सर कॉमन सेंस आप भी अप्लाई करिए,
क्योंकि जिस भी चीज को जहां भी लगाया गया होगा वो उसकी बेस्ट जगह पे लगाया। हम कभी नहीं सोचते, जैसे मान लो सपोज आपके पास भी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, अलग अलग स्ट्रीम्स है, बट आपने अपने आप को एक बेस्ट जगह पे चूज करा कि मेरे लिए ये लाइन अच्छी है, मैं इसी में प्रॉस्पर करना चाहूंगा, इसी में जाना चाहूंगा। अगर घर वाले उठाकर पर्टिकुलरली आपको ह्यूमैनिटीज के निकाल कर या कॉमर्स से निकाल कर कहाँ लेके जा रहे हैं, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, आपकी एफिशिएंसी प्लस नहीं उल्टा क्या जाएगी, नेगेटिव। समझे ना पॉइंट? क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा। आप ऑलरेडी एक रिसोर्स ऑप्ट कर चुके थे, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज एंड ऑल, तो जब एक फील्ड चूज कर लिया गया तो आई थिंक सो सेकंड जगह कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे ना, वो बढ़िया नहीं उल्टा कम परफॉर्म करेगा। कॉमन सेंस तो ये कहती है, हाइपोथेटिकली जो मर्जी कह लो कि नहीं जी वहां तो जाके अच्छा पढ़ने लग गया। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कॉमर्स से निकलकर बच्चा नॉन मेडिकल में गया हो। हाँ, नॉन मेडिकल से निकलकर कॉमर्स में बहुत आए, जो हर साल होता है। अगला +1 शुरू शुरू में आसपास के लोगों को देखकर एक बार नॉन मेडिकल ले तो लेता है, और मैथ साइंस जब धुआंधार वहां पे होती हैं, फिर कहता नहीं सर मेरे तो नंबर नहीं आ रही, फेलियर जा रही है, बच्चा डिप्रेस्ड हो रहा है, फिर कहते हैं जी इसको थोड़ा इजी वाला ले लो, फिर कॉमर्स में शिफ्ट करते हैं। समझे ना? क्योंकि आपने पहली दफा रिसोर्सेज क्या चूज करे, गलत चूज करे, आपने पॉसिबिलिटी गलत ड्रॉ करी। ये चीज पढ़िए, द लास्ट एजम्पशन नीड्स explanation because it determines the shape of क्योंकि PPC. कहते हैं सर मेरा अगला टॉपिक ना जो बार बार आपके बॉक्स वगैरह ये बनेंगे, डायग्राम्स बनेंगी, वो इसी बात पे डिपेंड है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि लास्ट वाली जो assumption है ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज ये किस चीज को डिटरमिन करेगा, पीपीसी को डिटरमिन करेगा। पीपीसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कवर। पढ़िए, इफ दिस लास्ट assumption चेंजेस द शेप चेंजेस, मतलब डायरेक्ट लिंक समझना, आगे पूरा टॉपिक इसी पे है। अगर अल्टीमेटली ये assumption चेंज होती है ना, तो समझो शेप ऑफ पीपीसी भी क्या होती है, चेंज। मैंने 3 शेप बताई, पहली कॉनकेव, सेकंड कन्वेक्स, नंबर थर्ड स्ट्रेट। अब ये 3 रिप्लाईज आएंगे, पढ़िए एग्जांपल, जैसे सपोज, An economy produce only two goods X and Y. Suppose a अच्छा पहली बात, क्या दोनों बना पाओगे? हाँ जी मैम, क्या दोनों बना पाओगे? अभी नहीं, 5:30 के बाद। आप कीज लेकर जाओगे? नहीं है, वो स्पेशली थोड़ी आएंगे, उनको अपनी चाहिए होती है। 5:30 चले जाना, रुको थोड़े। नेक्स्ट इज, सपोज अ वर्कर इज, पहली बात तो ये पढ़िए वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई, दो गुड्स हैं, आप दोनों बना सकते हैं, पर क्या दोनों इकट्ठे बना सकते हैं? नो। किसी एक को बनाओगे तो दूसरा कम करना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट सपोज अ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एक्स, बिकॉज ही इज व्हाट इज बेस्ट सुटेड फॉर इट। व्हाट इट मीन्स, क्योंकि वो उस चीज में क्या था, बेस्ट था, तो कॉमन सेंस आपने उसको कौन सा दिया होगा, एक्स दिया होगा। अब उसको एक्स से हटाकर अगर वाई पे लगाएगा, वो बढ़िया परफॉर्म करेगा या डाउन परफॉर्म करेगा? दैट इज द पॉइंट। पढ़िए, द इकोनॉमी डिसाइड्स टू रिड्यूस, हाँ जी, production of X and increase that of Y. हम्म, The worker is द transferred वर्कर to इज Y. ट्रांसफर टू, क्या लिखा हुआ है, वाई, ही इज नॉट दैट एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई एज ही वाज इन, कॉमन सेंस। आगे, हिज प्रोडक्टिविटी इन वाई विल बी लो, सो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी, क्या होगी इस केस में, हाई। If the resources are transferred from one use to the another, the less efficient resources will be transferred, leading to rise in the, क्या लिखा हुआ है, मार्जिन, और उतनी आपकी कॉस्ट डे बाय डे क्या होती जाएगी, बढ़ती। और बढ़ती हुई एमओसी, एमओसी का इंक्रीज होना, लास्ट डायग्राम चेक कर, एमओसी का इंक्रीज होना ही तो पीपीसी की क्या शेप लेकर आता है, कनकेव, जो आपने सबसे पहले डायग्राम बनाई थी मेरे साथ, क्लियर? सो उसमें क्या था, आपने कौन सी शेप ड्रॉ करी थी, कनकेव। उसका कारण क्या निकला कि सर अगर एमओसी क्या होगा, इंक्रीजिंग। अच्छा पहली बात तो एमओसी बताना, एमओसी का यहां पे मतलब क्या हुआ, वीट की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, किसके, क्लोथ के। दैट इज कॉल्ड एज एमओसी। अब सुन ध्यान से, सर यहां पे इन द गिवन फिगर, हाँ जी, अब इसमें एक फिगर ड्रॉ करिए, ये वही तेरी बेसिक फिगर है, बस अब की बार ना नाम चेंज कर लेंगे, वाई ओ एक्स, नीचे कौन था ये, वीट,
एक मिनट, वीट और क्लोथ, नीचे वीट एंड साइड पे क्लोथ, क्लियर। एंड इसकी वही कनकेविटी शेप बनाना, कनकेविटी, थोड़ा फास्ट, ए और ई, और बीच के कॉम्बिनेशन वही तेरे बी सी और डी, बी सी डी, क्लियर। तो अल्टीमेटली यहां पे लाइन पड़ी है इन द गिवन फिगर, हाँ जी, ए ई इज द AE is the PPC which shows various combinations of two goods. वीट एंड क्लोथ, पॉइंट ए शोज मैक्सिमम प्रोडक्शन है कि बता, ये किसकी प्रोडक्शन शो कर रहा है, ए पॉइंट, सारे के सारे क्लोथ की एंड वीट की जीरो, और ई कॉम्बिनेशन सारी प्रोडक्शन किसकी शो कर रहा है, वीट की और क्लोथ की जीरो, और बी सी डी किसकी शो कर रहे हैं, वेरियस पॉसिबिलिटीज। हाँ बट एक चीज है, अगर वीट को बढ़ाओगे तो क्लोथ कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोप, क्लियर। वही पॉइंट नीचे पड़ी है, दिस कर्व इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिंस एमओसी इज, क्या लिखा हुआ है, राइजिंग, पीपीसी इज कनकेव इन शेप प्लस डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो तो हर जगह कॉमन आएगा ना, आएगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, वही तेरी पहली प्रॉपर्टी। पीपी स्लोप्स, क्या लिखा हुआ है, व्हाई इट इज डाउनवर्ड, व्हाई इट इज डाउनवर्ड्स, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, वीट एंड क्लोथ। अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पढ़िए, इन अ सिचुएशन ऑफ, हाँ जी, The situation of full utilization of resources, production of both the commodities. सर दोनों की प्रोडक्शन आप इंक्रीज नहीं कर सकते, आप किसी एक को प्रोड्यूस कर सकते हैं इंक्रीज करते हुए, बट अगर एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पढ़िए सर, इन द अबव एग्जांपल, हाँ जी, When production of wheat rises, production of cloth falls. That is inverse relation as resources are withdrawn from production of clothes to the production more, so to produce the more of wheat. So there is a inverse relation, just one word, because inverse relation between two goods। चलिए, अच्छा, कहता सेकंड प्रॉपर्टी, पीपीसी क्या होती है, कनकेव टू द ओरिजिन होती है, जितने भी तुमने बनाए अभी तक पीपीसी कर्व जितनी बनाई है वो सभी की सभी क्या निकली, कनकेव निकली। कनकेव होने का कारण, बिकॉज उनका एमओसी क्या कर रहा है, इंक्रीज। पहली बात, बढ़ता हुआ एमओसी मींस, बढ़ता हुआ एमओसी मींस for producing one more unit of X, the more and more you have to sacrifice of Y. That is called as MOC increasing. कहते सर, a typical generally PP curve is taken to be क्या होती है, concave, but hypothetically, क्योंकि ये तो इस चीज पे, इस assumption पे बेस करती है, concave होना इस assumption पे बेस करती है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, और अगर एफिशिएंट जगह से उठाकर कहीं दूसरी जगह पे लगाओगे तो वो बढ़िया नहीं परफॉर्म करेंगे, उल्टा क्या करेंगे, लेस एफिशिएंट परफॉर्म करेंगे। दैट इज वाई एमओसी आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो, और बढ़ती हुई एमओसी क्या शेप लेकर आती है, कनकेव। बट कहते सर, हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं कि पीपीसी की तीन शेप होती, वन इज कन्वेक्स, सेकंड इज स्ट्रेट एंड नंबर थर्ड इज कनकेव। पढ़िए वर्ड, व्हेन पीपीसी इज, क्या लिखा हुआ है, कन्वेक्स। अब उल्टा केस बता, बढ़ती हुई एमओसी क्या शेप लेकर आती है, कनकेव, कम होती हुई एमओसी क्या शेप लेकर आएगी, कन्वेक्स। उल्टा केस बनेगा। पढ़िए, कन्वेक्स पीपीसी इज ड्यू टू, किसके कारण, डिक्रीजिंग एमओसी। इट मींस, अच्छा डिक्रीजिंग एमओसी होने का मतलब, डिक्रीजिंग एमओसी होने का मतलब व्हाट इट मींस, बताइए। कि सर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स को बनाने के लिए या फर्दर एक्स को बनाने के लिए वाई के कम से कम क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ना कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना एमओसी इंक्रीज करेगा उतनी शेप क्या होगी, कनकेव, और जितना एमओसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उतनी शेप आपकी क्या होगी, कन्वेक्स। अब ये बताइए नीचे, 0 से 1 गए प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में या प्रोडक्शन ऑफ एक्स में, 0 से 1 गए, वाई का क्या हाल हुआ, 10 से 6, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 4, 4/1, लॉस ओवर गेन इज इक्वल टू 4। 1 से 2 गए, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 6 से 3, कितना, 3। अब चेक कर, पहले यूनिट के लिए तुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 4,
अगले यूनिट के लिए 3, अगले यूनिट के लिए 2, अगले यूनिट के लिए 1। एमओसी इस केस में क्या है? डिक्रीजिंग। तो इस केस में जो आपकी कर्व बनेगी वो कौन सी कर्व बनेगी सर? कन्वेक्स। वाई ओ एक्स, ये गुड एक्स लिखा होता ना डायग्राम में, गुड एक्स गुड वाई, प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिखा हुआ है ना। हाँ, गुड एक्स गुड वाई। अब की बार सुन लो ध्यान से, कन्वेक्स बनानी है। कन्वेक्स थोड़ा सा इसको और ऊपर से बना लेना, मतलब अंदर की तरफ, इस तरह से। और ये कॉम्बिनेशन ए और यहां पे ई, दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिक्रीजिंग एमओसी, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमओसी। पढ़िए, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट, हाँ जी, In order to produce more units of X, लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाई आर टू बी सेक्रीफाइस। मतलब सर अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कम से कम सेक्रीफाइस करना पड़े, एमओसी डिक्रीजिंग आएगा। और एमओसी डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या है? शेप कौन सी आएगी? कन्वेक्स। और ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़े, दैट इज कॉन्केव। अगर इक्वली सेक्रीफाइस करना पड़े, अगला पॉइंट पढ़ियो सर, when PPC is, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट मींस एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, नॉट कनकेव नॉट कन्वेक्स। मतलब चेक कर, 0 से 1 पे आने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 16 से 12 4। नेक्स्ट 1 से 2 पे जाने के लिए 4, 2 से 3 पे जाने के लिए 4, 3 से 4 पे जाने के लिए, हर जगह यहाँ पे इक्वल टू पूरा कर लो, ये इक्वल टू का साइन है। 4 का 4, 4 का 4 कांस्टेंट है ना। सो एमओसी जहां कांस्टेंट होगा वहां पे पीपीसी की शेप क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट, ना कनकेव ना कन्वेक्स। क्लियर? इन दिस केस करियो ड्रॉ। इन दिस केस y o x, that is good x good y, this a e, straight line डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये वर्ड पक्का लिखना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी। ये तो हर जगह आएगा वैसे वर्ड। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो कन्वेक्स भी थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो कनकेव भी थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो आएगा आएगा बिकॉज पीपीसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। क्लियर? साइड पे पढ़। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट, हाँ जी, in order to produce more units of X, same अंडरलाइन, units of Y. सेम यूनिट्स ऑफ वाई आर टू बी सेक्रीफाइस्ड। सो एमओसी इस केस में क्या है? कांस्टेंट है। इट विल कॉज स्ट्रेट लाइन पीपीसी। AE is the PPC which is straight line curve implying that MOC या दूसरा नाम MRT, marginal rate of transformation, remains क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? सो नॉर्मली लो लास्ट आपका हो ही चुका, when PPC is क्या लिखा हुआ है, ये तो इसका बेसिक पॉइंट है। एंड कनकेव कब होगी? जब आपका एमओसी क्या करेगा? इंक्रीज। चेक कर, 0 से 1 पे आने के लिए कितना सेक्रीफाइस? 1, 1 से 2 पे जाने के लिए 2, 2 से 3 पे जाने के लिए 3, 3 से 4 पे जाने के लिए, मतलब इन दिस केस आपका एमओसी क्या है? इंक्रीजिंग। तो पीपीसी की शेप क्या जाएगी? कनकेव। सिंपल पॉइंट। ए ई, नीचे कौन था? गुड एक्स, एंड साइड पे गुड वाई, ओ एक्स एंड ऊपर वाई एक्सिस। इसको लिख कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। लॉजिक क्रक्स चेक कर नीचे, ये वैसे सम एग्जांपल्स भी गिवन है आपके लिए बनाने के लिए, करने को आप बता सकते हो नॉर्मली। सर आई थिंक सो सोल्यूशन गिवन है इसमें, हाँ ऑलरेडी। चेक कर, इस केस में केस 1 जैसे मैंने एग्जांपल ये लिखवाई थी, सॉल्यूशन ऑलरेडी बच्चों ने यहीं पे कर दिया। तो जस्ट ये चेक कर, अगर तेरे पास ये सिर्फ 2 कॉलम गिवन हो, गुड एक्स एंड गुड वाई, आप शेप ऑफ पीपीसी कहां से निकालेंगे? फाइंडिंग आउट द एमओसी। मैं तो सर एमओसी निकालूंगा। एमओसी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस ओवर गेन, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स।
क्लियर। और मार्जिनल निकालने के लिए ऑलवेज 2 लेवल्स का होना जरूरी है। कभी भी देखना एमओसी फर्स्ट लेवल पे कभी भी कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही क्या था, एडिशनल। एडिशनल कहां से निकालोगे, जब आप 2 लेवल्स को कंपेयर करेंगे। चेक कर, ए के सामने, मतलब अगर इसको हम नाम दूं, सुन, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई, ए के सामने एमओसी चेक कर, ब्लैंक ऑलवेज होगी सर। फर्स्ट लेवल पे कैसे कैलकुलेट करोगे, खुद भी दिमाग लो। मार्जिनल निकालने का मतलब एडिशनल निकालना, एडिशनल मींस 2 लेवल्स के बीच में। अब बता, 0 से 1 पे गए, एडिशन कितनी हुई, 1। अगर मैं कहूं चेंज इन एक्स कितना हुआ, 1। चेंज इन वाई कितना हुआ, 3। तो फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन, मतलब लॉस ओवर गेन, 3/1, इसको इज इक्वल टू साइन दो 3। और चेक करके बता तुझे यहां पे क्या शेप दिख रही है, एमओसी क्या हो रहा है, एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और बढ़ती हुई एमओसी क्या साइन करती है, कनकेव। पढ़िए, it is clear from the above table in order to produce more units of x, more units of y are to be sacrificed as MOC is, MOC अपने आप में क्या है, increasing, shape of PPC is अपने आप में क्या होगा, downward sloping concave to the क्या लिखा हुआ है, origin। क्लियर। नेक्स्ट इज, आगे चलिए, केस 2। अब सेल्फ देख सकते हो, एमओसी बताना क्या है, एमओसी कांस्टेंट, कांस्टेंट होगी तो क्या जाएगी सर, स्ट्रेट। चेक, ये तो आपके लिए ना इतना इजी क्यों बन गया, तुम्हें लिखा लिखाया मिल रहा है। अब बाकी स्टूडेंट्स को जब डिक्टेट करा तो उनको एक एक वर्ड सारा डिक्टेट करा, बनाया, पॉइंट आपका भी वही है। 1 मिनट से पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया सर 3 सिचुएशन, एमओसी इंक्रीज करे, कनकेव, एमओसी सेम रहे, कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, एंड एमओसी डिक्रीज करे, कन्वेक्स। सिंपल पॉइंट, आगे चलो। नेक्स्ट आगे देखना, इस वाले में एमओसी इंक्रीज, इंक्रीज होएगी तो कन्वेक्स। बस ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तेरा। चैप्टर 1 में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना न्यूमेरिकल, तुझे ये दोनों की बनाएंगे बस, कि फाइंड आउट द एमओसी एंड डिटरमिन द शेप। ये क्वेश्चन मैंने क्या करा, आंसर में एक ये निकाला और आंसर में नीचे का एक्सप्लेनेशन दे दिया, दैट्स इट। चेक कर, ये पॉइंट है। और हम कहें जी हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल क्या है इसमें, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट एमओसी निकाला, उसके बेसिस पे शेप डिटरमिन कर दी। अब क्रक्स पढ़ियो, क्या क्रक्स सही लिखा हुआ, क्रक्स पढ़ियो, क्या क्रक्स सही लिखा हुआ है, कि अगर एमओसी क्या करेगा, पीपीसी की शेप क्या होगी, कनकेव। अगर एमओसी क्या होगा तो स्ट्रेट लाइन, एंड अगर एमओसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, देन हुआ क्लियर। यहां तक कोई डाउट, क्योंकि नेक्स्ट आगे टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक है, डायग्रामेटिक वर्क है, 10 मिनट का काम है। शिफ्टिंग एंड रोटेशन आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट, सुनिए ध्यान से। सर आप एक चीज बताओ, आपने अभी तक जो बताया पीपीसी, पीपीसी अपने आप में क्या ड्रॉ करती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, क्या ड्रॉ करती है, एंड कौन सी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट कैन बी विद द वर्ड क्या लिखा हुआ था, गिवन रिसोर्सेज, एंड वर्ड क्या था, टेक्नोलॉजी। क्या यही वर्ड लिखा, बताइए, क्या यही मतलब। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये जो पीपीसी आपने जर्नली बनाई, एंड टिपिकल पीपीसी इज कनकेव टू रीजन, टिपिकल पीपीसी इज कनकेव टू रीजन बिकॉज द अजम्पशन ट्रूज, अजम्पशन क्या थी, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अगर रिसोर्सेज को फर्स्ट बेस्ट से उठा के सेकंड बेस्ट में लगाओगे तो वो लेस एफिशिएंट होगा, एंड लेस एफिशिएंट होना मतलब एमओसी इंक्रीज होना, और एमओसी इंक्रीज होना मतलब पीपीसी आपकी कौन सी बनेगी सर, कनकेव बनेगी, ये श्योरिटी। डन। मैंने पूछा क्या ये तुम्हारी जो पीपीसी है, जिसको तुमने क्या बनाया था, कॉनकेव बनाया था, क्या ये कभी शिफ्ट करेगी, या क्या कभी ये रोटेट करेगी। मैं यस बिल्कुल कर सकती है, अगर गिवन रिसोर्सेस चेंज कर दिए जाए, अगर गिवन टेक्नोलॉजी चेंज कर दी जाए, यस इट विल रोटेट और शिफ्ट। मैं क्या पहले तो ये बता, दो का मतलब क्या हो, कभी कहीं वर्ड शिफ्टिंग बोल रहे हो, कहीं वर्ड रोटेशन। मैं क्या देखू जी, आपकी पीपीसी ने मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बताया था, ये क्रक्स दे रहा हूं तुझे। पीपीसी ने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी बताई थी, 2 गुड्स, किसकी बताई थी, 2 गुड्स।
अगर रिसोर्सेज जो बढ़े, टेक्नोलॉजी जो बढ़ी, रिसोर्सेज जो बढ़े, टेक्नोलॉजी जो बढ़ी, अच्छा बढ़ना या कम होना दोनों तरफ, शिफ्ट करना अपसाइड डाउन साइड, दोनों तरफ पॉसिबल है। क्लियर? मतलब रिसोर्सेज इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, अगर दोनों के लिए हुए, दोनों मीन्स गुड एक्स गुड वाई, दोनों के लिए, नॉट ओनली फॉर वन। अगर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो दोनों के लिए, कम हो रहे हैं तो दोनों के लिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो दोनों के लिए, टेक्नोलॉजी कम हो रही है तो दोनों के लिए, इन दैट केस आई विल यूज द वर्ड शिफ्टिंग। फिर तो सर पूरी की पूरी कर्व उठकर या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ओनली, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ओनली। बट अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी दोनों में से कोई चेंज होगा, मन करे दोनों चेंज हो, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी किसी एक के लिए चेंज हो, दूसरे के लिए नहीं। कई बार क्या होता है, मान लो सिर्फ ये जो रिसोर्सेज बढ़ा रहा हूं, एक्स की प्रोडक्शन बढ़ सकती है वाई की, तो सर उस केस में ना शिफ्टिंग नहीं होगी, उस केस में तेरी पीपीसी क्या करेगी, रोटेट करेगी। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ किसके लिए? जिसकी प्रोडक्शन बढ़ी या कम हुई, जिसके रिसोर्सेज बढ़ाए गए या कम किए गए। जैसे होता नहीं, मान लो सपोज सर दो भाई, अल्टीमेटली अगर तो पॉकेट मनी दोनों की बढ़ाई, फिर तो दोनों की स्पेंडिंग लिमिट बढ़ेगी। अगर किसी एक की बढ़ाई, तो सिंपल सी बात है मेरी स्पेंडिंग लिमिट बढ़ेगी ना, उनकी थोड़ी, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो जहां पे दोनों के लिए रिसोर्सेज बढ़ाए जाए, दोनों के लिए टेक्नोलॉजी चेंज हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज शिफ्टिंग। किसी एक के लिए चेंज हो, ईदर फॉर गुड एक्स और फॉर वाई, देन इट विल बी कॉल्ड एज रोटेशन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक पढ़िए सर। चेंजेस कहते हैं दो तरह की होती है, पीपीसी में चेंज दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग, सेकंड इज कॉल्ड एज रोटेशन। पढ़िए शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। हाँ जी, वेयर देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और अच्छा, टेक्नोलॉजी। क्या मैंने चेंज का नाम लिया? चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों वर्ड। सर वेयर देयर इज चेंज इन द रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, दो ही चीज तो है, या तो रिसोर्स या टेक्नोलॉजी फॉर, मेन चीज फॉर किसके लिए? बोथ गुड्स, दोनों के लिए चेंज हो, दोनों गुड्स के लिए चेंज हो, देन द पीपीसी विल शिफ्ट मे बी टू द राइट और मे बी टू द लेफ्ट। अगर इंक्रीज होगा टू द राइट, डिक्रीज होगा टू द लेफ्ट। पहला पॉइंट पढ़ियो, राइटवर्ड शिफ्ट क्या लिखा हुआ है? अपवर्ड। और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ था? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड स्टैंड्स फॉर डाउनवर्ड। सर राइटवर्ड कब होगा? जब रिसोर्स क्या होंगे, देख ध्यान से, इंक्रीज, और टेक्नोलॉजी क्या होगी? इंप्रूव। और डाउनवर्ड कब होगा? जब रिसोर्सेज क्या होंगे? डिक्रीज, और टेक्नोलॉजी क्या होगी? एक ही वर्ड से तेरे दोनों टॉपिक सामने पड़े। इसकी कर्व बताइए कैसे बनेगी सर? करिए ड्रॉ, करिए ड्रॉ। यहाँ पे y, यहाँ पे o, यहाँ पे x, एक तरफ कौन था? ये वीट वगैरह क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ इसमें? नेक्स्ट वाले में है वीट और क्लोथ, अब वही लेके चलते हैं फिर। वीट और क्लोथ मतलब यहाँ पे वीट लिख ले गुड की जगह, वीट, एंड साइड पे लिखिए क्लोथ। वीट और क्लोथ, हाँ जी लिख लिया। अच्छा, पहले बेसिक कर्व, बेसिक कर्व ए ई। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक कर्व? व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक कर्व? ये इनिशियल पॉसिबिलिटी थी। अब रिसोर्सेज पहले से क्या हो गए? इंक्रीज। टेक्नोलॉजी पहले से क्या हो गई? क्या किसी एक के लिए, दोनों के लिए? किसी एक के लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए। तो अल्टीमेटली आपकी कर्व बिल्कुल ऊपर ऐसे क्या करेगी? शिफ्ट करेगी। ये लो, इसको पॉइंट दे दे A1 और इधर लिख दे E1, और इसको ऐसे एरो डाल, साइड पे लिख राइटवर्ड शिफ्ट, और कारण तेरे सामने लिखे हुए हैं इधर। कारण क्या लिखे हुए हैं सर? राइटवर्ड शिफ्ट होने का कारण क्या था? रिसोर्सेज का इंक्रीज होना या टेक्नोलॉजी का इंप्रूव होना। अब इसका उल्टा कर दे, नीचे डायग्राम बना, उल्टा कर दे, नीचे डायग्राम बनाइए। क्या बनाओगे अब की बार? क्या बनाएंगे? एक तो बोला करो भी माड़ा मोटा, आप लोग वही सिर्फ सुनी जा रहे हो।
वीट एंड क्लोथ, अब की बार क्या बनाओगे? पहले तो बेसिक, बेसिक अपनी अब की बार थोड़ी ऊपर बनाना, क्योंकि एक कर्व अंदर बनानी। अपने लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड नीचे को जाना है। नीचे को जाने का कारण क्या था? कारण क्या था? दोनों गुड्स के लिए रिसोर्सेज क्या हुए? डिक्रीज, या टेक्नोलॉजी दोनों के लिए क्या हुई? डिग्रेड। तो सर पहले बेसिक, इसको नाम दे ए और ई, और अब की बार इसके अंदर, और एरोज नीचे को, साइड पे लिख लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसको नाम दे A to E2, A to E2। अगर मैं तुमसे पूछूं आपकी पीपीसी में कर्व AE से A to E2 पे क्यों गए? Because the resources have been decreased for both the goods, because the technology has been degraded, obsolete for both the goods। बट हर जगह वर्ड क्या बोल रहा हूं? both the goods। इसको वर्ड बोलते हैं शिफ्टिंग। पहली बात, शिफ्टिंग का मतलब जगह चेंज होना। चेक कर ले, क्या तुमने रोटेशन करी? तुमने पूरी की पूरी जगह ही चेंज कर दी, मतलब एक न्यू पीपीसी बनी। या तो अपर साइड या लोअर साइड। अपर साइड गए तो दैट मींस इंक्रीज इन रिसोर्सेस या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अच्छी बात, अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी। और वही टेक्नोलॉजी अगर क्या करी? डिग्रेड करी, या अल्टीमेट रिसोर्सेज क्या हुए? डिक्रीज हुए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और आप कह रहे हैं जी शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या? सिंपल, दोनों के लिए चेंज होना, या तो अप साइड या डाउन साइड। समझे ना पॉइंट? अप साइड गया तो राइट साइड, नीचे को गया तो लेफ्ट साइड। पर कम से कम जगह पूरी चेंज होगी, रोटेशन नहीं होगी। अब अगला खुद भी बना सकते हो, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रोटेशन। रोटेशन कब होगी अभी बता? रोटेशन कब होगी? अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही हैं बट सिर्फ किसी एक के लिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज रोटेशन। कि रिसोर्सेज बड़े हैं बट सिर्फ वीट के लिए, रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है सिर्फ किसके लिए? वीट के लिए। तो सर जी जो तुम्हारा क्लोथ वाला पॉइंट है वो वही रहेगा, कौन चेंज होगा? सिर्फ ये। क्लियर? सो इस केस में पढ़िए, इन केस ऑफ कॉमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पे कौन कॉमोडिटी थी? एक्स एक्सिस पे बनाइए साथ साथ, कौन सी कॉमोडिटी थी? वीट। एक्स ओ वाई, और साइड पे क्या है? ये क्लोथ। अच्छा पहले बेसिक बना लें, ये थोड़ी ध्यान से बनाना भी। ए पॉइंट, ई पॉइंट, रिसोर्सेज किसके लिए चेंज हुए ये बता? रिसोर्सेज किसके लिए चेंज हुए? वीट के लिए। चेंज कौन करेगा? वीट। चेंज कौन होगा? या तो अपर साइड या लोअर साइड। बट क्या ए पॉइंट में, क्लोथ वाले पॉइंट में कोई चेंज आएगा? नहीं, ये वहीं का वहीं रहेगा। तो अब की बार जो कर्व बनेगी, सर ऊपर वाला पॉइंट सेम रखना है, नीचे जाके अलग हो जाएगा। कैसे? जैसे पहला स्टार्ट यहीं से होगी, पहला पॉइंट, और इसमें दो केस। अच्छा ऊपर को कब जाएगा? ऊपर को कब जाएगा ये? जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, किसके लिए? वीट के लिए। क्लोथ के लिए तो जीरो है, क्लोथ के लिए तो वही रहेगा। अच्छा ये डाउन साइड कब जाएगा? ये डाउन साइड कब जाएगा? बोलो भाई। जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी सिर्फ सिर्फ वीट के लिए चेंज होगी, ये कॉन्सेप्ट हो। अब इसमें पॉइंट लिख यहां पे, इसको E1 E2, इसको ऊपर लिख ले यहां पे ऐसे, रोटेट, रोटेट टू राइट साइड फॉर वीट, और इधर रोटेट टू लेफ्ट, रोटेट टू लेफ्ट फॉर वीट। कारण बताओ जल्दी, कारण बताओ, क्यों राइट साइड, क्यों लेफ्ट साइड, और सिर्फ वीट के लिए क्यों? क्योंकि चेंजेस आई ही, पहली बात तो चेंज क्या था? चेंज क्या था?
या तो रिसोर्स या टेक्नोलॉजी, मे बी दोनों, मे बी रिसोर्स, मे बी टेक्नोलॉजी, कुछ भी चेंज हुआ, बट किसके लिए चेंज हुआ? वेट। सर जी ये पॉइंट तो सेम रहेगा, क्लोथ वाला पॉइंट तो वही रहेगा, इसकी प्रोडक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, किसकी प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा? या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज। इसका ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड इन केस ऑफ कॉमोडिटी ऑन किस पे, अब क्या होगा? नीचे वाला सेम, ऊपर वाले अलग अलग। बनाइए। एक मिनट, ऊपर वाले में चेक करियो, मैंने पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए ई, मतलब इसने ना E1 E2 नहीं दिया हुआ, आपने E1 E2 कर लिया, फिर ऊपर चेंज कर। सुन, ऊपर वाले में क्या कर, जहां पे मैंने लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, राइट साइड वाला AF है ना, इसको लिख AE1 और इसको लिख AE2। आप ऐसे करो, AE1 AE2, वो मैंने नीचे नाम चेंज कर दिया ना। अब की बात ध्यान रखेंगे, इस वाले में क्या नाम दिए हुए हैं सर? AE से CE, मतलब E पॉइंट तो सेम रहेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला चेंज करेगा ना, इसके अकॉर्डिंग करनी है। सुन, इधर कौन आ गया? क्लोथ। इधर कौन है? XOY। पहले बेसिक बना लें, दैट इज E पॉइंट, A पॉइंट। लो जी, स्टार्टिंग पॉइंट ये नीचे वाला तो सेम रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग लो जी। पहले वाला, अच्छा, अपसाइड कब जाएगा? अपसाइड कब जाएगा? इंक्रीज करेगा। डाउन साइड कब जाएगा? पहले वाले का पॉइंट क्या है सर? AE to CE इंक्रीज होना, इसको लिख C, इसको लिख D। ये ले, बिल्कुल मैच हो, बिल्कुल मैच हो गया। और यही आप लोगों का जस्ट एक कॉन्सेप्ट था। तो मुझे 2 मिनट लगाओ, फटाफट जस्ट ये बताओ, शिफ्टिंग एंड रोटेशन कब होती है? शिफ्टिंग एंड रोटेशन कब होती है? जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग एंड रोटेशन क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। शिफ्टिंग कब होती है? दोनों के लिए चेंज है। रोटेशन कब होती है? वही, काम तो वही है, या तो अपसाइड या अपसाइड जाने के कारण क्या होंगे? इंक्रीज इन रिसोर्सेस या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। और दूसरा केस, डाउन साइड जाने के कारण क्या होंगे? डिक्रीज इन रिसोर्सेस या ये आपका चैप्टर 1 and 2 था, जो आप लोगों का पेंडिंग था लास्ट को लेकर, जो आपने अभी तक करा यहाँ पे। क्लियर? सो आफ्टर दैट आपने अगर ऐप चेकआउट करी हो, सब्सक्राइब आपने ऑलमोस्ट किसी ने किया नहीं, सो उनको लीजिए, देखिए, उसको लॉग इन करिए अपनी ऐप को। चैप्टर 3 का पहला लेक्चर मेरा हो चुका था, जस्ट थोड़ा सा ही काम करवाया था, कोई ज्यादा काम नहीं मैंने करवाया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेकर। वो वाला लेक्चर आपको क्या करना पड़ेगा? अटेंड करना पड़ेगा। फिर आपने तो आई थिंक सो लगा लिया था चारों ने मेरे साथ, आपको और आपको आई थिंक सो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला लगाना पड़ेगा, बिकॉज कमिंग फर्स्ट को मैं डायरेक्टली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के वो टॉपिक से क्या करूंगा? शुरू करूंगा। तो एट दैट टाइम कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रीवियस वाला ना कवर्ड हो, तो बेटर है कि इसको पहले क्या करिएगा? कवर। एम आई क्लियर? सो इसका एक ना रिवीजन लेक्चर भी है यूनिट 1 का, मतलब 1 and 2 का, मेरे पास प्रीवियस बैच में पड़ा है, मैं इस बार वाले में भी उसको ऐड कर दूं। उसका ये फायदा होगा, कभी आपको मान लो रिवीजन के तौर पे दोबारा सुनना पड़ा, तो एक ही क्लास में पूरा चैप्टर रिवाइज, ये नोट्स काइंड ऑफ, यही नोट्स पूरे रिवाइज हुए मिलेंगे आपको, 1 to 1 सारी बातें सॉर्टेड मिलेंगी, तो आपको एक अर्ली क्विक रिवीजन भी मिल जाएगी। बट जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना हुआ, पुराना कुछ पेंडिंग है, तो वो पहले प्रीवियस डिटेल्ड वाले बैकअप लगाइए। आज हमारा इसके ऊपर थर्ड लेक्चर था, थर्ड में कोशिश की गई सारा रिवाइज अप करवाने की। क्लियर? सो प्रीवियस वाले भी आप एक बार दोबारा क्या करिएगा? रिकॉल करिएगा। बट दैट्स ऑल अबाउट माइक्रो का चैप्टर नंबर 1 and, इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके।